जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 4361 पदों पे जो चालक सिपाही की नई भर्ती आई है, उस नई भर्ती को देखते हुए हम लोगों के द्वारा प्रत्येक रविवार के दिन मेगा मॉक टेस्ट का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें पूरे बिहार तथा अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करने का कार्य कर रहे हैं। आज 24 अगस्त है और 24 अगस्त के दिन हम लोगों के द्वारा साप्ताहिक 5वां मेगा मॉक टेस्ट का आयोजन करवाया गया था, जिसमें हजारों अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। किस जिला से कितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं उसका हम आपको आज की वीडियो में ब्यौरा दिखाने वाले हैं। साथियों, ये जो टेस्ट चलता है इसमें पूरे बिहार के अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं। जो अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं उन्होंने कितना मार्क्स उठाया है, क्या रैंकिंग है, क्या कट ऑफ है, साथियों ये भी आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप अभी तक इस मुहिम में नहीं जुड़ पाए हैं तो आप लोग भी इस मुहिम में जुड़ने का प्रयास करिए। सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारा मटेरियल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में 2 पॉइंट पे चर्चा करूंगा। पहला पॉइंट ये होगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस सभी क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ जो आज टेस्ट हुआ है उस टेस्ट के आधार पे क्या कट ऑफ जा रहा है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे में यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको आगे का अपडेट मिलता रहे। और इस वीडियो को जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं करने का कार्य करिएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी जानकारी दिया जाता है 100% सटीक, ऑथेंटिक और करेक्ट जानकारी दिया जाता है। और यहाँ पे मार्केट से हट के भी कार्य किया जाता है। यहाँ पे कंटेंट आपको नंबर 1 प्रोवाइड करवाया जाता है। ये हम नहीं कहते हैं, ये अभ्यर्थियों का फीडबैक ही बताता है। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे फटाफट। उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो कट ऑफ है उस कट ऑफ पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे साथ साथ क्वेश्चन का जवाब भी देने का प्रयास करिएगा। साथियों, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें 60 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए हैं। साथ ही साथ जो 40 क्वेश्चन है मोटर व्हीकल अधिनियम तथा ऑटोमोबाइल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 60-40 का रेशियो है। जिस प्रकार से चालक सिपाही में पूछा जाता है वैसा ही हम लोग पेपर भी डिजाइन करने का कार्य करते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए कि कितना नंबर ये टेस्ट हुआ है तो साथियों ओवरऑल एप्लीकेशन पर भी मिला के 25वां नंबर टेस्ट है, अर्थात 25 टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवा चुके हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन पे समय देने लायक होगा उस पर मैं समय दूंगा, और जिस क्वेश्चन को बता करके निकलना होगा मैं फटाफट बता करके आगे निकलूंगा, है ना। 60 क्वेश्चन मेरे द्वारा एनालिसिस कराया जाएगा, 40 क्वेश्चन आनंद सर के द्वारा एनालिसिस कराया जाएगा। तो चलिएगा, आज के सेट में जो पहला क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे जीएस का क्वेश्चन था, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1985 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है, कौन सा चरण कहा जाता है। तो साथियों ये कहा जाता है नरमपंथी चरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों आपको बता दूं, भारत के इतिहास में जो 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति, यह एक बहुत ही निर्णायक मोड़ रहा है अंग्रेजों के लिए। आप लोग इतना जानते होंगे कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, और प्लासी के युद्ध के बाद आप देखेंगे कि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम बन गए, अर्थात अंग्रेज हमारे ऊपर अधिकार जमा लिए। 1757 में जैसे ही प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ, फिर एक और युद्ध देखने के लिए मिलता है 1764 में बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से दीवानी राइट्स भी प्राप्त हो जाता है, अर्थात कर वसूली का अधिकार क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो साथियों 1757 के बाद 1857 तक, लगभग 100 सालों तक अंग्रेजों को जो कर वसूली का अधिकार प्राप्त हो जाता है भारत से, यहाँ के जो राजा महाराजा कर वसूली का अधिकार दे देते हैं। ये अंग्रेज क्या करते हैं साथियों, 100 सालों तक भारतीयों का शोषण करते हैं। 100 सालों तक क्या करते हैं, भारतीयों का शोषण करते हैं, जिसमें जमींदार शामिल होते हैं, जमींदारों का शोषण होता है। जो मजदूर होते हैं, मजदूरों का शोषण होता है। जो किसान होते हैं, किसानों का शोषण होता है। अर्थात सामान्य शब्दों में कहा जाए तो साथियों जो समाज का प्रत्येक तबका है, प्रत्येक तबका का अंग्रेज शोषण करने का कार्य करते हैं। और 1757 से लेकर के 1857 तक अंग्रेज शोषण करते हैं। और
इनके शोषण के विरुद्ध छिटपुट विद्रोह भी देखने के लिए मिलता है, जो आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे। आदिवासी विद्रोह, किसान विद्रोह, जमींदार विद्रोह, ये सारा का सारा विद्रोह होता है, लेकिन छिटपुट अलग अलग जगहों पे होता है, जिसे अंग्रेज आसानी से क्या करते हैं, दबा देते हैं। लेकिन 1857 का वह वर्ष है जिस वर्ष आप देखेंगे बहुत बड़ी क्रांति होती है। पूरा लगभग भारत के हर क्षेत्रों में आप देखेंगे यह क्रांति का विस्फोट फूटता है, जिसमें अंग्रेज धाराशाही हो जाते हैं और उनका जो शोषण का नीति था, उस शोषण के नीति में वो क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। अर्थात अब अंग्रेज पहली बार भारतीयों को रियायत देने का सोचेंगे, है ना। 1757 से 1857 तक भारतीयों का खूब शोषण किए, कोई भी रियायत नहीं देते थे, लेकिन 1857 के बाद वो पहली बार सोचेंगे भारतीयों को रियायत देने के लिए। और इसी पृष्ठभूमि के अंतर्गत साथियों 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है, गठन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में। ए.ओ. राष्ट्रीय, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, है ना, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस हम कर देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है, गठन होता है 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में। अंग्रेजों ने इस संगठन का क्या किया था, गठन करवाया था, ताकि अंग्रेज क्या कर सके, है ना, भारतीयों को कुछ रियायत दे सके। तो साथियों ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसे हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं, इस कांग्रेस में आप देखेंगे जो सदस्य शामिल थे वो सभी के सभी भारतीय थे। और जो भारतीय सदस्य थे इसमें दो विचारधारा के सदस्य थे, एक थे नरमपंथी विचारधारा के, एक थे नरमपंथी विचारधारा के, और दूसरे जो थे वो थे गरमपंथी विचारधारा के, है ना, गरमपंथी विचारधारा के, जिसे हम लोग उग्रवादी कहते हैं, जिसे हम लोग उग्रवादी कहते हैं। नरमपंथी ये जो थे उदारवादी थे। नरमपंथी मतलब उदारवादी, गरमपंथी मतलब ये कह लीजिए बहुत ही ज्यादा उग्र टाइप के थे, ठीक ना। इसके जो नरमपंथी के नेता थे, नरमपंथियों के नेता में शामिल थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, इस तरह के नेता क्या थे, शामिल थे। जो नरमपंथी दल के नेता थे ये अंग्रेजों से अपनी मांग मंगवाने के लिए, अर्थात जो नरमपंथी नेताओं का डिमांड था अंग्रेजों के सामने, तो जो ये डिमांड करते थे, जो अंग्रेजों से मांग करते थे, तो अनुनय बिनने और प्रार्थना करके, विनती करके, आग्रह करके मांग करते थे नरमपंथी दल के नेता। लेकिन जो गरमपंथी दल के नेता थे ये अंग्रेजों के सामने झुकना नहीं चाहते थे, अनुनय बिनने की प्रार्थना करके वो क्या करना चाहते थे, अंग्रेजों से अपनी मांग नहीं मनवाना चाहते थे। यह गरमपंथी सीधे के सीधे बहिष्कार करके अपना मांग मनवाना चाहते थे, जिसमें आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक इसके सबसे कह लीजिए कि गरमपंथी दल के उग्र नेता थे, ठीक ना। तो साथियों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 1885 ईस्वी में, इसमें देखेंगे शुरुआत के दौर में नरमपंथी नेताओं का वर्चस्व रहा है, फिर उसके बाद से नरमपंथी नेताओं के बाद गरमपंथी नेताओं का वर्चस्व रहा है, और फिर गरमपंथियों के बाद आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो महात्मा गांधी है, गांधी जी का वर्चस्व रहा है ना। तो यह उसी प्रकार का सवाल था। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885-1905 की अवधि को क्या कहा जाता है, तो नरमपंथी चरण कहा जाता है। साथियों भारतीय राष्ट्रीय जो भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास हम लोगों का अभी एप्लीकेशन पे चल रहा है ना। एप्लीकेशन पे हम लोग का एप्लीकेशन का नाम है सीडीए, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, और इसके अंतर्गत साथियों हम लोग पूरा डिटेल पढ़ा रहे हैं। डिटेल मतलब कि एक क्लास कम से कम 1.5 से 2 घंटा का होता है, और पूरा लॉजिक और पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। और टॉपिक वाइज क्या हो रहा है, क्लास चल रहा है, सारा पीडीएफ सारा मटेरियल क्या है, अवेलेबल है। यहाँ पे जो हम एमसीक्यू करा रहे हैं, आप लोग बस इस एमसीक्यू को देखिए, थ्योरी पढ़ना होगा तो आप लोग वहां पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जितना हम बता रहे हैं ये भी सफिशिएंट है ना। चलिए आपका टाइम खराब नहीं होगा। अब देखिएगा हम लोगों का जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट का खासियत क्या है साथियों। इस क्वेश्चन को 1917 अभ्यर्थियों ने रिस्पॉन्स किया है, अर्थात 1917 अभ्यर्थियों ने जवाब देने का कार्य किया है, जिसमें 40.9% अभ्यर्थी नरमपंथी चरण को चुने हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं, जबकि 28.7% अभ्यर्थी आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं, और 26.3% अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं। अर्थात जो भी अभ्यर्थी 40.9% में है, ऐसा मान के चला जाएगा कि ये अभ्यर्थी सिलेक्शन के रेस में है, अर्थात इनका तैयारी 1 नंबर का होगा, जो एक नजर में देखते ही क्वेश्चन मारने का कार्य कर रहे हैं। अब बाकी के ये जो अभ्यर्थी है, ऐसा नहीं कि इनकी तैयारी नहीं है, इनकी भी तैयारी है, लेकिन ये कंफ्यूजन में ये मारे हैं, कंफ्यूजन में मारे हैं कि ए होगा कि बी होगा, बी होगा कि सी होगा, है ना। तो साथियों ये कंफ्यूजन आपका
तभी क्लियर हो पाएगा कि जब आप पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कोई भी चीज पढ़ेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक दिन रात को 10 बजे से जीके जीएस का क्लास मेरे द्वारा टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री। तो आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करने का कार्य कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, ये साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा गया है। कह रहा है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो साथियों ये चढ़ता है आपका किसकीय घटना के कारण, किसकीय घटना के कारण, है ना। साथियों आपको बता दूं, जल का या किसी तरल पदार्थ का, है ना, केस नली के द्वारा, किसी तरल पदार्थ का केस नली के द्वारा ऊपर की तरफ चढ़ना, तरल पदार्थ का ऊपर की तरफ चढ़ना, यह कहलाता है केशिकत्व या केशिकीय घटना कहलाता है। क्या कहलाता है? केशिकीय घटना। जैसे आप लोग देखिए, आपके घर में तौलिया होगा, है ना, तो बाथरूम में आप क्या करिएगा, उस तौलिया को, है ना, एक बाल्टी में पानी रख दीजिएगा और तौलिया को लटका करके एक कोना आप क्या करिएगा, टच करा दीजिएगा पानी में। आप सुबह उठेंगे तो देखेंगे वह तौलिया पूरा का पूरा भीग चुका है। उसके पीछे का कारण क्या है साथियों? केशिकत्व की घटना। उसी प्रकार से जो आपका लैंप होता है, लैंप में आप देखेंगे जो लैंप का बत्ती होता है, लैंप का जो बत्ती होता है उसे हम लोग कहते हैं केस नली। क्या कहते हैं? केस नली। और ये जो बत्ती होता है आधा लैंप में डूबा होता है और आधा नहीं डूबा होता है। अब आप देखेंगे जो आधा डूबा नहीं होता है उसमें तेल क्या होता है, धीरे धीरे रिस करके ऊपर आता है और वही क्या होता है, चिंगारी से जलता है, जिससे हमें रोशनी क्या होता है, प्राप्त होता है। तो लैंप में बत्ती का ऊपर चढ़ना, लैंप में बत्ती में तेल किसके कारण उठता है? ये कारण है केशिकीय घटना के कारण, याद रखिएगा। अब देखिएगा एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो किसान होते हैं, किसान अपने खेतों की जुताई बार बार क्यों करते हैं? अगर आप किसान होंगे तो इस लॉजिक को भी आप लोग समझ लीजिएगा। साथियों खेतों का बार बार जुताई करना इसलिए जरूरी है साथियों क्योंकि केस नली टूट जाए, केस नली क्या हो जाए, टूट जाए। ध्यान रखिएगा, अगर खेत को आप परती छोड़ देंगे, है ना, अर्थात उसमें कुछ भी बुआई नहीं करेंगे, तो जो खेत का मिट्टी होगा उसमें छोटी छोटी केशिकीय नलिकाएं बन जाएगी, छोटी छोटी केशिकीय नलिकाएं बन जाएगी। और यह जो केशिकीय नलिकाएं बनेगी, आप देखेंगे जो पानी का नमी होगा उस नमी को धीरे धीरे निकाल करके ऊपर वाष्पित कर देगी, अर्थात खेत पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। तो ये केश नली या जो केशिकीय नली मिट्टी में बन चुका है ना, अगर इसको तोड़ दिया जाए तो जमीन में जो नमी है वह नमी जमीन में ही रह जाएगा, अर्थात जैसे ही ये नलिकाएं टूटेगी, है ना, ये जल को वाष्पित करके अर्थात इसको ऊपर भेजने का कार्य नहीं करेगी। इसी वजह से किसान क्या करते हैं, खेतों की बार बार जुताई करते हैं। फिर से समझ लीजिए, खेत को परती छोड़ेंगे तो मिट्टी में क्या बन जाएगा, केश नली बन जाएगा, और केश नली बनेगा तो क्या करेगा, जितना मिट्टी का नमी होगा वाष्पित करके ऊपर भेज देगा। लेकिन जैसे ही हम केश नली को तोड़ देंगे, टूटेगा कैसे, जुताई कर देंगे तो केश नली टूट गया, केश नली टूट जाएगा तो जो मिट्टी का नमी है ये वाष्पित होकर के ऊपर नहीं जाएगा। इसी वजह से किसान बार बार क्या करते हैं, जुताई करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस सवाल का जवाब देखिए 60.4% अभ्यर्थियों ने सही जवाब दिया है। साथियों आज का जो हम सेट तैयार किए हैं, इजी टू मॉडरेट किए हैं, बहुत टफ भी नहीं है, बहुत टफ नहीं है। 3 नंबर कह रहा है हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक। तो साथियों हरित क्रांति के जो जनक है भारत में, एमएस स्वामीनाथन। हम लोग भारत का ही भूगोल पढ़ रहे हैं, अर्थात भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, इस वजह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो साथियों विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार है, पॉलिटी से क्वेश्चन है। कह रहा है कि सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है। साथियों आपको पता है जो संसद है उसमें 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, क्या कहते हैं, निम्न सदन। और जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा को हम लोग कहते हैं उच्च सदन, उच्च सदन। जो लोकसभा होता है इसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। कितने सालों का, 5 वर्षों का। अर्थात जो प्रधानमंत्री बनते हैं 5 सालों के लिए बनते हैं, जो सांसद बनते हैं, एमपी एमएलए बनते हैं, एमएलए नहीं एमपी बनते हैं, वो 5 वर्षों के लिए बनते हैं। तो साथियों जो लोकसभा अर्थात हमारा जो निम्न सदन है इसको भंग किया जा सकता है ना, अर्थात कार्यकाल को समाप्त किया जा सकता है, समय के पूर्व भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा कि जब प्रधानमंत्री संतुति करे या राष्ट्रपति से जाकर के पूछे, अर्थात प्रधानमंत्री की संतुति पर आग्रह पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है। इसका वर्णन जो है ये किया गया है भारत
भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा, है ना। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। 60% अभ्यर्थियों ने सही जवाब इसका भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ना साथियों, यहां पे इस ऑप्शन को हटा देना है। देखिए कह रहा है क्या चीज कि अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, और अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ये होता है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों हम लोगों के शरीर में जो कोशिकाएं हैं, हम लोगों के शरीर में जो कोशिकाएं हैं, यह कोशिकाएं श्वसन करती है दो प्रकार से, कोशिकाएं श्वसन करती है दो प्रकार से, अर्थात सांस लेती है दो प्रकार से। एक लेती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। याद रखिएगा अनुपस्थिति में। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, है ना, एक चीज और ध्यान दीजिएगा साथियों, हम लोगों के जो जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वह है कोशिका। वह क्या है, कोशिका। अर्थात कोशिकाओं के बिना हम लोगों का जीवन संभव नहीं है। यही कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बनाती हैं, और यही उत्तक मिलकर के अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं, और बहुत सारा अंग तंत्र मिलकर के बॉडी फॉर्मेशन का कार्य करता है। अर्थात हम लोगों का जीवन का शुरुआत हुआ है एक कोशिका से, और यह कोशिका आया कहां से, हमारे जो माता पिता हैं वह इस कोशिका को जन्म देने का कार्य किए, और यही कोशिका उत्तक बना, और यही उत्तक अंग बना, और यही अंग अंग तंत्र बना। और हमारे शरीर में आप देखेंगे अलग अलग अंग तंत्र है, आप देखेंगे श्वसन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, स्केलेटन तंत्र है, अर्थात कंकाल तंत्र है। हम लोगों के शरीर में अलग अलग तंत्र काम कर रहा है। तो ये जितना तंत्र है शुरू कहां से हुआ है, इस कोशिकाओं से हुआ है, और मिलकर के हम लोगों का बॉडी बना है। अब ये जो कोशिकाएं हैं ये जिंदा किस प्रकार से रहती है, तो साथियों ये कोशिकाएं जिंदा रहती हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर कोशिकाओं को ऑक्सीजन दिया जाएगा तो कोशिकाएं क्या करेगी, ऊर्जा प्राप्त करेगी, और कोशिकाओं को जब ऊर्जा प्राप्त मिलेगा तो कोशिकाएं जिंदा रहेगी। अगर ऑक्सीजन को बंद कर दिया जाए, ऑक्सीजन को गायब कर दिया जाए, ऐसे स्थिति में कोशिकाओं को ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा, अर्थात खाना पीना मिलना बंद हो जाएगा, और कोशिकाएं शुरू में सुस्त पड़ेगी, और सुस्त पड़ते पड़ते एक दिन कोशिकाएं मरना भी स्टार्ट हो जाएगी, अर्थात आप भी क्या होंगे, मर जाएंगे, है ना। ये लॉजिक है। अब देखिएगा कोशिकाएं ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो श्वसन करती है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सी श्वसन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन, है ना। और जो कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में श्वसन करती है तो इसे हम लोग कहते हैं अनॉक्सी श्वसन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन, है ना। तो पहले ये समझ जाइएगा, ऑक्सीजन के उपस्थिति में कोशिकाएं श्वसन करेगी तो ऑक्सी श्वसन, और अनुपस्थिति में करेगी तो अनॉक्सी श्वसन। तो कह रहा है अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। अब अनॉक्सिक श्वसन कोशिकाएं करती कब है, वो कौन सा समय है जो कोशिकाएं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन कर देती है। तो साथियों आप लोग कभी कभी जिम करने जाते होंगे, या कभी कभी आप दौड़ जाते होंगे, या कभी कभी अचानक से कुछ अपने मसल से काम कर देते होंगे। ऐसे स्थिति में आप देखते होंगे कि पेन हो जाता होगा। जैसे मान लीजिए आप हमेशा, आपका शरीर सुस्त है, आप कोई काम नहीं करते हैं, आपका जब कोई काम नहीं करेंगे, आप सुस्त हैं, तो साथियों आपकी कोशिकाएं भी रेस्ट में होगी, अर्थात कोशिकाओं को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होगा। लेकिन आप अचानक से जिम चले जा रहे हैं, जिम जैसे ही जा रहे हैं, कोशिकाएं क्या कर रही हैं, कोशिकाएं, आप जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको आपकी जो कोशिकाएं हैं अचानक से काम करने लगी है, अर्थात इसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत पड़ने लगा है। पहले ये सुस्त थी लेकिन अब एक्टिव हो गए जिम में, है ना। ऐसे स्थिति में क्या होगा, कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा लेकिन कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। ऐसे स्थिति में कोशिकाएं जो होगी यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन कर देगी। ऐसे स्थिति में हमारे मसल्स में लैक्टिक अम्ल क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और लैक्टिक अम्ल जैसे ही जमा होगा साथियों, हम लोग जिम के बाद आएंगे अगले दिन तो शरीर में पूरा अकड़न जकड़न सब चीज हो जाएगा। आप लोग फिजिकल भी करते होंगे तो ऐसा आता होगा सिचुएशन, है ना। चलिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे बिहार मंडल मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो साथियों धर्म व दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है ना। ये सारा का सारा चीज सब एप्लीकेशन पे चलेगा, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। पॉलिटी, अभी ज्योग्राफी हम समाप्त कर चुके हैं, सारा वीडियो पढ़ा है, सारा पीडीएफ पढ़ा है। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों 599 का बैच है हम लोग का, एकदम सिंपल बैच है। 599 में 100 टेस्ट करवा रहे हैं, 100 टेस्ट करवा रहे हैं, पर डे एक टेस्ट चलता है। और साथ ही साथ हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, जीके जीएस पढ़ा रहे हैं 60 नंबर का, वो मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। और जो 40
40 नंबर का आपका ऑटोमोबाइल है और मोटर व्हीकल अधिनियम है, मोटर व्हीकल एक्ट है, एमवीए है, ये पढ़ाया जा रहा है आनंद सर के द्वारा। ये भी फैकल्टी शानदार है ना। 40 नंबर का जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना पूरा का पूरा सेटिस्फाई है ना। और जीके जीएस हम कंडक्ट करवा रहे हैं और ये सबसे सस्ता, इंडिया में सबसे सस्ता बैच है, जहां पे आप देखेंगे कि सिलेबस के साथ साथ शॉर्ट टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जा रहा है और टेस्ट का क्वेश्चन का लेवल और एनालिसिस का लेवल भी आप देख सकते हैं। और हम लोग इसका रैंकिंग रिजल्ट और मेधा सूची भी जारी करने का कार्य कर रहे हैं, उसमें भी 2 घंटा 3 घंटा का समय हम लोग का एक्स्ट्रा जाता है ना। तो इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। 299 का केवल टेस्ट का बैच ज्वाइन करने से बेहतरीन है कि आप लोग इस बैच को ज्वाइन करिए, आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिल रहा है। आप किसी भी टीचर का बैच ज्वाइन कर लिए हैं तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है, उनका भी पढ़िए, लेकिन मेरा भी एक बार पढ़ के आप देखिए, इस चीज को एक बार इन्वेस्ट करिए, है ना। आपके हाथ में कभी निराशा नहीं लगेगी, आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ फायदा होगा, है ना। चलिएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या चीज कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कह रहा है जो मौलिक अधिकार है ये किस देश से लिया गया है। तो साथियों मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। जो केंद्र राज्य संबंध है ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। और जो मंत्रिमंडल सरकार है ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। ए का हो जाएगा 4, है ना। अब ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हैं, ए का 4 और बी का हो जाएगा आपका बी का 3 हो जाएगा। ए का 4 बी का 3, देख लीजिए, ए का 4 बी का 3, अर्थात ये दोनों तो नहीं होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। ए का 4 बी का 3। सी का देखिए, सी का होगा 1, सी का 1 होगा और डी का क्या होगा 2 होगा। सी का 1 और डी का 2 होगा, अर्थात ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी इसका सही जवाब देने का कार्य किए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिएगा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों यहाँ पे एक चीज और पूछा जाता है, यह जो मौलिक अधिकार है ये तो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। इसके अलावे अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया है। तो साथियों अमेरिका के संविधान से आप देखेंगे जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना लिया गया है ना। प्रस्तावना भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया ये लिया गया है कहां से, अमेरिका के संविधान से। तो इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है। साथियों जो मैं बोलता हूं उस फैक्ट्स को आपको लिखना होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला देखिए, बिहार में जीविका दीदियों द्वारा पहला ऑनलाइन बाजार कहां खुला है, जीविका दीदियों द्वारा। तो साथियों ये बाजार खुला है भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और एक आपको मैं खुशखबरी दे दूं साथियों कि जो बिहार पुलिस 21,391 पदों के अभ्यर्थी हैं, इनका फिजिकल ट्रेनिंग चल रहा है ना। अर्थात ये सभी के सभी अभ्यर्थी ट्रेनिंग में है। इसके बाद जाएंगे 19,838 वाले अभ्यर्थी ट्रेनिंग में, है ना। और संभवतः आप लोग भी इसी बैच के साथ भी ट्रेनिंग में आप लोग जाएंगे। ये बैच बहुत ही जल्दी क्या कर लिया जाएगा, ये भर्ती को भी जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा, आपका वाला भी पूरा करा दिया जाएगा। और दोनों का संभवतः हो सकता है कि ट्रेनिंग आप लोगों का एक जैसा होगा और एक ही समय होगा। तो जो ट्रेनिंग चल रहा है, जो अभ्यर्थी ट्रेनिंग सेंटर में गए हैं, उन लोगों का जो मेस चलाने का कार्य कर रही हैं वह कर रही है जीविका दीदी। कौन कर रही है, जीविका दीदी। चलिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास क्या है। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास क्या है, मतलब कहां से कहां कान हम लोगों का है जो सुन सकता है ना। तो वह है 20 से 20,000 हर्ट्ज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से क्या सही प्राथमिक घाटे को बताता है। प्राथमिक घाटे को क्या सही बताता है। तो साथियों जो प्राथमिक घाटा होता है ना, ये होता है वित्तीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब इकोनॉमिक्स आर्थिक शब्दावली पढ़ाएंगे तो उस समय एक एक चीज क्लियर करेंगे आपको, है ना। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। यह क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ना। तो साथियों विश्व हिंदी दिवस आपको मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर भारतीय हिंदी दिवस बोला जाएगा भारत में तो 14 सितंबर को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और बहुत सारे अभ्यर्थी 14 सितंबर सोच के मारे हैं कि भारत में मनाया जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे 68.5% अभ्यर्थियों ने सही जवाब देने का कार्य किया है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है, ढलान वाले रास्ते में आप नीचे उतरते समय क्या करेंगे। ये मोटर व्हीकल से रिलेटेड है ना। अर्थात कहने का मतलब है सामान्य शब्दों में, अगर आप पहाड़ी रास्तों से
नीचे उतर रहे हैं ढलान वाले रास्तों में, या और भी जो दूसरा ढलान वाला रास्ता है, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, क्लच पैडल दबाकर वाहन को नीचे जाने देंगे। साथियों क्लच पैडल दबाएंगे ना तो गाड़ी का स्पीड और तेज हो जाएगा, तो ये तो भूल करके भी नहीं करना है ना। दूसरा कह रहा है तेल बचाने के लिए वाहन का इंजन बंद करके नीचे उतरेंगे, बंद करके भी नहीं उतरेंगे। हो सकता है कि उधर से कोई गाड़ी आ रहा हो और तेल बंद कर दिए हैं, आपको दाएं बाएं काटना हो और बंद हो जाए गाड़ी, तो दाएं बाएं नहीं काट पाएंगे, हादसा हो सकता है। इस वजह से दोनों ही नहीं करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे 56% अभ्यर्थियों ने सही जवाब दिया है। चलिएगा इस सवाल का सही जवाब दीजिएगा। महाजनपद काल आप लोगों को पढ़ा चुके हैं एप्लीकेशन पे, है ना। देखिएगा कह रहा है कि जो चेदी महाजनपद है, चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी साथियों सुक्तिमती, जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का मालवा का पठार का क्षेत्र है, उसी मालवा के पठार के क्षेत्र में यह जो महाजनपद था स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होता है। 16 महाजनपद का मतलब आपको समझना है, आज के समय में जिस प्रकार से राज्य है उसी प्रकार से 16 महाजनपदों का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदय होता है ना। और ये जो 16 महाजनपदों का उदय होता है, इसमें 3 महाजनपद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इंफेसाइज करता हूं इस पर कि आप लोग रट लीजिए। एक है आपका मगध महाजनपद, ये तीनों का तीनों बिहार में है ना। एक है मगध, एक है आपका बज्जी और दूसरा है आपका अंग। ये 3 महाजनपद बिहार में है। पूछना होगा तो यही पूछेगा। मगध की जो राजधानी थी वह थी गिरिब्रज, है ना, गिरिब्रज या इसी को राजगृह कहेंगे। दूसरा बज्जी संघ की जो राजधानी थी वह थी वैशाली, और अंग की जो राजधानी थी ये आपका थी चंपा। तो इसको भी आप लोग याद रखने का कार्य करिएगा, है ना। सारा पीडीएफ एप्लीकेशन पे इसका हम बता दिए, है ना। चलिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कह रहे निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, है ना, किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो साथियों सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया वह था महमूद गजनवी। कौन था, महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको समझना होगा, है ना। चलिएगा साथियों यहां पे ध्यान दीजिए। साथियों वीडियो पसंद आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक हार्ट का भी इमोजी डालिए, है ना, क्योंकि आपके लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। आज देखते हैं कितने लोग हार्ट का इमोजी डालते हैं, है ना। चलिएगा और आप लोग अपना फीडबैक भी दीजिए कि हम लोग का क्लास कैसा चलता है ना, हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। चलिएगा साथियों ये हम लोग का भारत है प्यारा सा, ये पाकिस्तान है और ये आपका अफगानिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान देश है ना, ये आपका पाकिस्तान है। तो साथियों ये जो अफगानिस्तान देश है, इसी अफगानिस्तान देश में आप देखेंगे एक प्रांत था, है ना, एक प्रांत था या एक साम्राज्य था जिसका नाम था गजनवी। क्या नाम था, गजनवी या गजनी, इसको गजनी कह लीजिए। क्या नाम था, गजनी। ध्यान से समझ लीजिएगा। अफगानिस्तान में एक शहर था या एक साम्राज्य था जिसका नाम था गजनी, और इस गजनी साम्राज्य को खड़ा किया था एक व्यक्ति था सुबुक्तगीन। कौन था, सुबुक्तगीन, है ना, सुबुक्तगीन। यह जो सुबुक्तगीन था इसी ने गजनी साम्राज्य को यहाँ पे क्या किया था, खड़ा किया था अफगानिस्तान के क्षेत्र में। लेकिन जब इसका उत्तराधिकारी आया महमूद गजनवी, कौन आया, महमूद गजनवी। तो भाई मेरे जब महमूद गजनवी आया, है ना, तो यह बहुत ही कह लीजिए लालची था, है ना, यह बहुत ज्यादा धन प्राप्त करना चाहता था, है ना। तो धन प्राप्ति के लिए यह पश्चिम के तरफ न बढ़ के वह भारत की तरफ आना चाहता था, क्योंकि पश्चिम में बहुत ही शक्तिशाली शक्तियां उस समय वीरान थी, अर्थात जो ईरान है, इराक है, तुर्की है, सीरिया है, सभी की सभी शक्तिशाली। उधर भी साम्राज्य था, एक बड़ा शक्तिशाली राजा थे उधर भी। तो यह गजनवी कभी भी उधर जाने के लिए नहीं सोचा, है ना। भारत का रास्ता खुला था, वह भारत आना चाहता था और भारत के बारे में सुना था कि भारत में बहुत ही ज्यादा क्या है, धन है। इसी को लेकर के, है ना, भारत में धन है ये सुन करके महमूद गजनवी भारत की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और भारत में कुल 17 बार आक्रमण करता है। कितना बार, 17 बार आक्रमण करता है। 1001 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक, अर्थात लगभग 27 सालों तक यह भारत में आक्रमण करने का कार्य करता है ना। और ये जब भारत में आक्रमण करता है साथियों, तो ये बार बार आता है भारत में, तो मंदिरों को लूटता है, साथ ही साथ यहाँ पे इस्लाम धर्म का भी वो क्या करता है, प्रचार प्रसार करता है, और साथ ही साथ मूर्तियों को भी तोड़ने का कार्य करता है, अर्थात जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की आस्था को भी चोट पहुंचाने का ये महमूद गजनवी कार्य करता है। इसका जो सबसे चर्चित कांड है वह है 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण साथियों, जब 16वां ये आक्रमण किया तो यह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। कहां पे किया, गुजरात में है सोमनाथ मंदिर, इसी सोमनाथ मंदिर पर यह क्या करता है, आक्रमण करता है और यहां से बहुत सारा धन दौलत लूट करके ले जाता है अपने गजनी प्रांत में।
जब ये रास्ते में जा रहा होता है सोमनाथ मंदिर को लूट करके, तो ऐसे स्थिति में आप देखेंगे रास्ते में जो सिंध प्रांत क्षेत्र में जो जाट थे, जाट इसके धन को क्या करते हैं, थोड़ा बहुत लूट लेते हैं। और ऐसे स्थिति में यह वापस जब गजनी पहुंचता है अपने देश, तो फिर इससे लगता है कि जाट हमको परेशान किए हैं, इससे हम क्या करेंगे, बदला लेंगे। तो इसके बाद से वो एक बार और आता है आक्रमण करने के लिए। अंतिम बार आता है भारत में 1027 ईस्वी में, और अंतिम आक्रमण या अंतिम अभियान जो महमूद गजनवी का होता है वह होता है आपका भाई मेरे जाटों के विरुद्ध होता है। और फिर आप देखेंगे फिर से अंतिम 17वां आक्रमण करने के बाद वापस गजनी चला जाएगा और खुद को एक कमरे में बंद कर लेगा और सिर्फ सोना देख करके पागल हो जाएगा। इतना सारा घर में यह सोना भर लेता है कि सोना देखते देखते पागल हो जाता है और एक दिन क्या होता है, मर जाता है। तो इसके बारे में आप लोग इतना फैक्ट्स क्या करिएगा, याद रखिएगा, है ना। चलिएगा, अब इसमें एक नाम और है, एक नाम और है साथियों, ये जो मोहम्मद गोरी है ना, इसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, इसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। महमूद गजनवी के बाद जो अगला आक्रमणकारी आएगा भारत में, ये मोहम्मद गोरी आएगा। और मोहम्मद गोरी आएगा तो इसका सबसे पहले सामना होगा पृथ्वीराज चौहान से, जो राजपूत राजा थे, पृथ्वीराज चौहान, याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, है ना, दो युद्ध होते हैं। एक होता है तराइन का प्रथम युद्ध और एक होता है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो पहला युद्ध होता है, तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है भाई मेरे, ये होता है 1191 ईस्वी में। कब होता है? 1191 ईस्वी में। और दूसरा जो होता है युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में, ठीक ना। और ये दोनों का दोनों युद्ध किसके साथ होता है? मोहम्मद गोरी का सामना होता है किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। पहला युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है, मोहम्मद गोरी हार जाता है, अर्थात पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। लेकिन दूसरे युद्ध में आप देखेंगे मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है? जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, क्योंकि इनके साथ गद्दारी कर देते हैं राजा जयचंद। और राजा जयचंद को फिर से ये पराजित कर देता है मोहम्मद गोरी। कब? तो चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। अब इसी मोहम्मद गोरी का जो दास था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। और यही जो कुतुबुद्दीन ऐबक था भारत में गुलाम वंश का ये क्या करता है? नींव रखता है। किसी दिन सवाल आएगा तो पूरा आपको चपेट देंगे, जितना मध्यकालीन भारत का इतिहास है ना। समय आने दीजिए। अभी हम साथियों एक चीज और मैं बता रहा हूं कि मेरा वीडियो आप देखेंगे तो लंबा होता है, साथ ही साथ आप देखेंगे वीडियो हम पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं, पूरा दिल से पढ़ाते हैं और चाहते हैं भर सक कि आपके दिल में हम डेटा क्या कर दें, डाल दें। कोई भी हम वीडियो में फिजूल का बात नहीं करना चाहते हैं। जो भी हम बात करते हैं हम चाहते हैं कि जो भी हम बोले उस चीज से एक क्वेश्चन निकले, ये मेरा प्रयास रहता है। तो वीडियो लंबा होता है, आप लोग देखा कीजिए, समय दीजिए भरपूर, इतना कंटेंट आपको कोई भी नहीं बताएगा, है ना। चलिएगा, तो मोहम्मद गोरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का नींव रखा था। और इसका जो दास था वो कौन सा था? इल्तुतमिश, याद रखिएगा। अगर बोला जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो वह था इल्तुतमिश। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है कि लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो साथियों लोहा में जंग तभी लगेगा जब लोहा को नमी मिले और साथ ही साथ ऑक्सीजन मिले, अर्थात ऑक्सीजन के साथ जब जल मिलेगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा और आप देखेंगे लोहा में जंग लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और लोहा में जंग लगने के बाद लोहे का वजन क्या होता है? बढ़ता है। यह भी सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्ता संबंध में अपने पिछले आदेश में संशोधन किया। इस आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों को उनके मूल क्षेत्रों में केवल निम्नलिखित बाद ही छोड़ा जाएगा, है ना। तो साथियों इसके लिए आपको नसबंदी और टीकाकरण करने के बाद ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो ये ऑप्शन हटा दीजिए, है ना। ये दोनों ऑप्शन आप लोग चारों लगाइएगा, है ना। चलिएगा थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं तब तक, फिर उसके बाद बताते हैं। चलिएगा बहुत बढ़िया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों काजल दोचक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 किलोग्राम में स्वर्ण पदक किसने जीता था? 72 किलोग्राम में बोला है ना। तो
चलिएगा 18 नंबर देखिएगा साथियों, कह रहा है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब होती है। तो साथियों जो फ्रांस की क्रांति होता है आप देखेंगे यह विश्व के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बाद ही आप देखेंगे भाईचारा का शब्द निकल के आता है, स्वतंत्रता का शब्द निकल के आता है ना, स्वतंत्रता का शब्द निकल के आता है, अधिकार की बात होती है पहले बार, है ना, पहली बार। ये फ्रांस का क्रांति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कब हुआ था, 1789, 1788, 1785, 1783 या इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा फ्रांस का क्रांति कब हुआ था, है ना। तो साथियों जो फ्रांस की क्रांति का जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था बास्टिल जेल का पतन के साथ। साथियों जो फ्रांस का क्रांति हुआ था तो उसके पीछे का कारण था वहां का निरंकुश राजा, है ना। वहां का जो निरंकुश राजा था वो आप देखेंगे जनता पे अत्याचार कर रहा था, जिसको लेकर के जनता वहां की इकट्ठा हो गई थी। और आप देखेंगे जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुआ था उसके पहले जो महत्वपूर्ण घटना हुआ था, जो बास्टिल का जेल था, है ना, जितने क्रांतिकारी थे वहां पे, अर्थात फ्रांस के क्रांति के जितने भी नेता थे सभी के सभी नेता इसी बास्टिल नामक जेल पर चढ़ाई कर देते हैं और जितने कैदी होते हैं सभी कैदियों को रिहा करने का कार्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ क्षेत्र के स्थान के आवंटन के संबंध में संबंधित है। तो चौथी अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का जो कार्य करता है ना, वह करता है पीसी। कौन करता है, सॉरी कंट्रोल यूनिट। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या, सॉरी बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट ही क्या करता है, पूरा का पूरा सिस्टम पे कंट्रोल करता है, साथ ही साथ उस स्वयं पर भी कंट्रोल करता है ना। अर्थात इसी को सामान्य शब्दों में कहा जाएगा सीपीयू कह लीजिए। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी के अंदर होता है मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, अर्थात सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कर रहा है, वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो साथियों ये आपका किया था वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, है ना। लीग ऑफ नेशन इसको कहते हैं, लीग ऑफ नेशन, अर्थात जो राष्ट्र संघ है। साथियों आपको बता दूं कि जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध ये चला था 1914 से लेकर के 1918 तक, 1914 से लेकर के 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे बहुत सारा नुकसान होता है। ऐसे स्थिति में सभी देश मिलकर के ये निर्णय लेते हैं कि अब आगामी कोई ऐसा युद्ध नहीं होगा, जिसको लेकर के एक संगठन बनता है जिसका उद्देश्य था विश्व में शांति स्थापित करना, है ना। तो जिस संगठन का स्थापना हुआ था उसका नाम था राष्ट्र संघ, और यह हुआ था 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अनुसार दसराग युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था। दसराग युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था। साथियों ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है ना, यहाँ पे ऑप्शन इसको हटा देते हैं, 4 ही रखना है। साथियों एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन में इधर उधर हो जाता है। कभी कभी सर्वर क्या होता है ना, इतना ज्यादा अभ्यर्थी 1 मिनट के अंदर 1500 अभ्यर्थी आ जाते हैं कभी कभी, है ना। तो सर्वर क्या होता है, सर्वर अचानक से क्रैश कर जाता है, और जब सर्वर क्रैश करता है तो आप देखेंगे ऑप्शन 1 2 कुछ इधर उधर हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में साथियों आपको घबराना नहीं है, वो सारा का सारा चीज हम लोग सुधार देते हैं। जब एनालिसिस कराते हैं उस समय आप लोग मिला लिया कीजिए, अगर क्वेश्चन में कुछ त्रुटि भी है ना तो एनालिसिस में आप लोग देख करके उसको सुधारने का कार्य कीजिएगा। आपका कम नंबर 1 2 हो रहा होगा तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा अपने मन से। जैसे मान लीजिए कि एनालिसिस के पहले आपका आ रहा था 60 नंबर, लेकिन एनालिसिस के बाद लग रहा है कि 2 क्वेश्चन मेरा सही था लेकिन 2 क्वेश्चन गलती कर दिया गया टेस्ट में, तो घबराना नहीं है, अपने मन से 2 जोड़ लीजिएगा और 62 नंबर कर लीजिएगा। इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होना ही चाहिए, है ना। तो साथियों यहाँ पे देखिए ऋग्वेद के अनुसार दसराग युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था, तो परुशड़ी नदी के तट पे हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक जो रावी नदी है वही आपका परुशड़ी नदी है। इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो दसराग युद्ध है इसका वर्णन आपका किस में है, जो 7वां मंडल है ऋग्वेद का उसी में बताया गया है। साथियों आपको बता दूं कि यह जो दसराग युद्ध है यह 2 संघों के बीच हुआ था। एक तरफ थे राजा सुदास और दूसरे तरफ 10 राज्यों का एक संघ था,
है ना, जिसमें आप देखेंगे पुरोहित को लेकर के ये क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था, जिसमें राजा सुदास क्या रहे थे, विजयी रहे थे। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जब आपको पढ़ाएंगे कभी हिस्ट्री तो उस टाइम इसको क्लियर करेंगे। ऋग्वेद का तीसरा मंडल याद रखिएगा, है ना, ऋग्वेद का तीसरा मंडल, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, है ना, तो इसका तीसरा मंडल याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तीसरा मंडल में जो वर्णन है साथियों, इसमें वर्णन है आपका गायत्री मंत्र का, किसका, गायत्री मंत्र का। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है ना। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल जरूर याद रखिएगा, 10वां मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में साथियों पुरुष सूक्त का वर्णन है, किसका, पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त का मतलब क्या हो गया साथियों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये बताया गया है ना, कि जो समाज है, समाज 4 भागों में विभक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अर्थात शूद्र का चर्चा पहली बार आप देखेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और ऋग्वेद का 9वां मंडल भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें सोम देवता का क्या है, वर्णन है। इतना फैक्ट्स आप लोग याद रखिए, जो हम बोलते हैं वही क्वेश्चन में आएगा, इतना भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या कह रहा है, थोड़ा सा अब मोबाइल में भी पढ़ेंगे, है ना, स्क्रीन पे आंख बहुत ज्यादा चमक रहा है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर कह रहा है 24 कि पश्चिम भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार कुछ प्रसिद्ध विभूतियों द्वारा किए गए, इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, ये हमको निकालना है, ठीक ना। चलिएगा कह रहा है कि गोपाल हरिदास सबसे पुराने समाज सुधारकों में से एक थे, उन्होंने रूढ़िवादी हिंदू मतों का विरोध किया, सही है ना। हम लोगों को खोजना है गलत, क्या खोजना है, गलत। कह रहा है बाल गंगाधर तिलक महान राष्ट्रवादी थे, उन्होंने शिवाजी जन्मोत्सव तथा गणेशोत्सव का आयोजन करके ये भी किया था, है ना, इन्होंने ही इस महोत्सव का शुरुआत किया था, है ना। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग व जस्टिस रानाडे ने ब्राह्मो समाज से प्रेरित हुआ था, है ना, आगे का नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी सही है ना। जस्टिस रानाडे व पंडिता रमाबाई भारत में स्त्री शिक्षा के पथ प्रदर्शक थे, ये वाला क्या है, गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, किस देश के साथ, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको ज्योग्राफी में हम बताए थे, है ना, कि जो भारत है, भारत के साथ 7 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, 7 देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जबकि 8वां देश श्रीलंका है जो स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। 7 देश स्थलीय सीमा 7 देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, अर्थात ये 7 देश भारत के पड़ोसी देश हैं, है ना, जिसमें आप देखेंगे एक है पाकिस्तान, एक क्या है, पाकिस्तान, दूसरा है आपका अफगानिस्तान, दूसरा क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे कम भारत के साथ ये सीमा साझा करता है। इसके बाद से यह है नेपाल, नेपाल भी भारत के साथ सीमा साझा करता है। यह देश है भूटान। इसके बाद से आपका आएगा उत्तर में है चाइना, ये क्या हो गया, चाइना। भारत के पूरब में है यहाँ पे, ये हो गया म्यांमार, ये क्या हो गया, म्यांमार, और ये हो गया आपका बांग्लादेश, ये क्या हो गया, बांग्लादेश। तो सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान और सबसे ज्यादा कौन करता है, बांग्लादेश। कितने पड़ोसी देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, जो स्थल के साथ सीमा साझा करते हैं, अर्थात साइकिल उठाएंगे और चले जाएंगे। अब इसमें याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है, रेड क्लिफ, अक्सर पूछा जाता है ना। जो चाइना और भारत के बीच की सीमा रेखा है वह है मैकमोहन रेखा और LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो LOC है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा भी है, इसको भी याद रखिएगा। जीरो लाइन रेखा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस देश के साथ है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहे लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान का जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है ना, तो जम्मू कश्मीर में साथियों मर्ग कहा जाता है, मर्ग। और इसी घास के मैदान के नाम पर वहां पे जम्मू कश्मीर में 2 शहर हैं, एक का नाम है गुलमर्ग और एक का नाम है सोनमर्ग। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, है ना, दोनों शहर का नाम, यह टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना। साथियों आप लोगों को हिमालय के बारे में बताए थे, हिमालय के बारे में चर्चा किए थे। जो हिमालय है, हिमालय को 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। एक है आपका बृहद हिमालय, एक है आपका मध्य हिमालय और एक है आपका शिवालिक हिमालय, है ना। तो साथियों ये जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय, यह वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, वर्ष भर क्या रहता है, हिमाच्छादित रहता है, अर्थात ये बर्फ से क्या होता है, ढका रहता है। अर्थात यहाँ पे घूमने वाला कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है बृहद हिमालय पर, क्योंकि यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। जो घूमने वाला टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन साथियों ये आपका है
मध्य हिमालय में। कहाँ पे? मध्य हिमालय में। और ये जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में आप देखेंगे हरे भरे घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं, अर्थात बर्फ का चादर बिछा हुआ है सफेद, और उसी के बीच में आप देखेंगे हरा हरा घास, हरे हरे वृक्ष क्या होते हैं? उगे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत और दर्शनीय होता है ना। तो जो जम्मू कश्मीर में हरे भरे घास के मैदान जो होते हैं बर्फ के बीच में पाए जाते हैं, उसे मर्ग कहते हैं, ठीक ना। और वहीं पे उत्तराखंड में उसे बुग्याल और प्याल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। हम लोग घूमने जाते हैं तो मध्य हिमालय पर घूमने जाते हैं, बृहद हिमालय पे घूमने नहीं जाते हैं। अर्थात जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर जाएंगे, और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर ही माता वैष्णो देवी का मंदिर है, और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है, न कि बृहद हिमालय के अंतर्गत। उसी प्रकार से हम हिमाचल प्रदेश में जाते हैं कुल्लू कांगड़ा घाटी घूमने के लिए, शिमला घूमने के लिए, डलहौजी घूमने के लिए, ये सभी का सभी आप देखेंगे यहाँ पे ये मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम लोग जाते हैं नैनीताल, रानीखेत, विंडसर, ये उत्तराखंड में घूमने के लिए, ये भी मध्य हिमालय के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा भाई मेरे हम लोग नेपाल में जाते हैं महाभारत और नागटिब्बा की पहाड़ी पर घूमने के लिए, ये भी मध्य हिमालय के अंतर्गत क्या है? स्थित है। तो इस फैक्ट्स को याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब लगभग 38.8% अभ्यर्थियों ने सही जवाब देने का कार्य किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो यह है आपका लकड़ी का जलना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिएगा, झूम क्या है? झूम क्या है? तो साथियों झूम कृषि का एक तरीका है, कृषि का एक पैटर्न है। साथियों आपको बता दूं, जो आदिवासी लोग होते हैं ये क्या करते हैं, एक इलाके में, है ना, वहाँ के जंगलों को जलाकर, वहाँ के जंगलों को जलाकर, है ना, जला देते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो आदिवासी होते हैं वो जंगलों को जला देते हैं। जैसे ही जंगल जल जाता है पूरा राख हो जाएगा, फिर उसके बाद से बारिश होता है, बारिश होने के बाद वह पूरा का पूरा खाद बन जाता है, अर्थात वह मिट्टी पूरा का पूरा फर्टाइल अर्थात उपजाऊ हो जाता है। और आप देखेंगे उस मिट्टी की जब तक उर्वरता बनी रहती है तब तक वहाँ पे आदिवासी कृषि करते हैं, लगभग 3, 4, 5 वर्षों तक बुआई करते हैं। जैसे ही उर्वरता खत्म हो जाती है इलाका छोड़ के भाग जाते हैं। तो इस प्रकार के खेती के पैटर्न को हम कहते हैं झूम खेती। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है ना। तो साथियों जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वह है आपका जैव मात्रा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। परंपरागत ऊर्जा से तात्पर्य क्या है? साथियों वैसी ऊर्जा, है ना, जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कोयला निकाल रहे हैं तो कोयला ये परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आएगा, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस भी हम लोग क्या कर रहे हैं, निकालने का कार्य कर रहे हैं, ये भी प्रकृति से मिल रहा है, ये भी एक ना एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। डीजल है, पेट्रोलियम है, ये भी एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अर्थात ऊर्जा का वह स्रोत जिसका एक दिन खात्मा होना तय है, उस सभी के सभी ऊर्जा के स्रोत को परंपरागत ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे जो जैव मात्रा ऊर्जा है ये भी क्या है, परंपरागत ऊर्जा है। वैसा ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं हो सकता है उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश से हम सौर ऊर्जा का उत्पत्ति हम लोग कर लेते हैं सोलर प्लेट लगा करके, है ना। तो ये जो सौर ऊर्जा है कभी खत्म नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से, है ना, हम लोग हवा के माध्यम से पवन चक्की चला करके बिजली पैदा करते हैं, तो जो हवा में ऊर्जा है वो ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के सभी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, परंपरागत ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है एपी कल्चर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 31 कह रहा है निम्न में से किसका जड़त्व अधिकतम होता है ना। तो जड़त्व अधिकतम होता है रेलगाड़ी का। क्या होता है, रेलगाड़ी का। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा जड़त्व होगा, है ना। जड़त्व यह किसी वस्तु का गुण होता है, जड़त्व मतलब किसी भी वस्तु का क्वालिटी होता है जो अपने आप को विरामा अवस्था में रखना चाहता है। कोई भी वस्तु आप देखेंगे खुद को अपने आप को विरामा अवस्था में रखना चाहता है ना, या वह वस्तु अपने आप को गति की अवस्था में रखना चाहता है, या वह वस्तु जिस दिशा में घूम रहा है उसी दिशा में घूमना पसंद करता है। अर्थात जड़त्व की 3 अवस्थाएं होती हैं, विराम की अवस्था, गति की अवस्था और दिशा की अवस्था। अर्थात आपके सामने जो टेबल रखा हुआ है वह स्थिर रहना ही पसंद करेगा, वह स्थान तभी परिवर्तन करेगा जब उस पे आप क्या करेंगे, बल लगाएंगे। और बल का जो परिभाषा है इसी जड़त्व से क्या होता है, प्राप्त होता है। आप लोग सुने होंगे न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल लगा करके उसके दिशा में परिवर्तन न कर दिया जाए, अर्थात उसके अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। कोई वस्तु गति कर रही है तब तक गति करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसको रोक न दिया जाए, है ना। तो साथियों जड़त्व
से ही बल की परिभाषा मिलती है और जड़त्व से ही न्यूटन का प्रथम नियम भी निकल के आता है। याद रखिएगा, जड़त्व किसी भी वस्तु का क्या है, गुण है। आप कमेंट करके बताइएगा, है ना, कि एक अलमीरा 100 केजी का है और दूसरा अलमीरा है आपका 160 केजी का, है ना। जड़त्व किसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो आपातकाल है, आपातकाल लिया गया है जर्मनी के संविधान से। आपातकाल का जो प्रावधान है ना, 3 प्रकार के आपातकाल हैं, याद रखिएगा, है ना, भारत में। एक लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। इस फैक्ट्स को याद रखिएगा, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक ना। उसी प्रकार से जो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद जो 356 है, 356, इसके तहत लगता है वित्तीय आपातकाल। क्या लगता है, वित्तीय नहीं, सॉरी, राजकीय आपातकाल, है ना। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राजकीय आपातकाल, है ना, राजकीय आपातकाल, है ना, जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा, है ना। और अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत लगता है वित्तीय आपातकाल। क्या लगता है, वित्तीय आपातकाल, ठीक ना। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है, याद रखिएगा, है ना। और अनुच्छेद जो 368 है, अनुच्छेद 368, यह संविधान में संशोधन का क्या देता है, अधिकार देता है। तो इतना सारा फैक्ट्स है, आप लोग नोट डाउन करते भी चलिएगा। चलिए 33 नंबर देखिए, कह रहा है बिहार विधान सत्र की बैठक हेतु गण पूर्ति क्या है? तो साथियों, जो गण पूर्ति है वो है 10%, अर्थात कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, है ना, या जो भी अधिक हो। इसको ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, प्रचलित कीमतों पर 2016-17 बिहार के क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितनी थी, है ना। तो साथियों, ये ओल्ड क्वेश्चन आ जा रहा है, तो इसका 11.9 होगा, है ना। थोड़ा सा एक बार हम भी क्रॉस चेक कर लेते हैं ना, कितना होगा। चलिए, ये क्वेश्चन पुराना डाल दिया है टाइपिस्ट ने, टेंशन नहीं लेना है। इसका 11.9 होगा, है ना, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 क्या कह रहा है, 35 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था? साथियों, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, है ना, ये आप देखेंगे इन्होंने ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा का क्या किया था, उन्मूलन किया था। ये पहले याद रखिएगा, है ना। सती प्रथा के साथ साथ इन्होंने ठगी प्रथा का भी क्या किया था, उन्मूलन किया था। अर्थात ये वाला भी ऑप्शन क्या है, सही है। इलाहाबाद में अलग सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना की थी, है ना। तो साथियों, इसका ये वाला आप देखेंगे ऑप्शन क्या है, इसका ये वाला गलत है। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा, नहीं, इलाहाबाद में अलग सदर दीवानी अदालत, ये वाला भी इसका सही है। दूसरा वाला भी क्या है, सही है। प्रेस की मुक्ति नीचे दिए गए कूटों से सही, प्रेस की मुक्ति, सॉरी, प्रेस की मुक्ति, प्रेस का मुक्ति इन्होंने नहीं किया था। तीसरा वाला गलत है, तो सही हो जाएगा 1 और 2। किस में दिया हुआ है, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जो बिहार है, बिहार के किस जिले में विंध्यन समूह की शैलें अधिक पाई जाती है, विंध्यन समूह की? तो साथियों, जो कैमूर का पठार है, कैमूर का पठार, ये आपको पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। 37 पे आते हैं। 37 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों, बिहार में पिछड़ापन का जो सबसे बड़ा कारण है, पूंजी निर्माण का निम्न स्तर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लोगों के पास पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है कि वो क्या करे, इंडस्ट्रीज लगा पाए या कुछ अपना स्टार्टअप शुरू कर पाए। ये सबसे बड़ा कारण है। अगर स्टार्टअप करने के लिए कुछ पैसा होगा, रेवेन्यू 1 लाख 1.5 लाख, तो वो कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन बिहार में इस चीज का क्या है, कमी है। चलिएगा, चलिए, कह रहा है कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा, कह रहा है कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है ना। तो साथियों, ऑक्सीकरण के लिए जो प्रक्रम सही है वह है विद्युत धनात्मक तत्वों का निकलना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 39 पे आते हैं। कह रहा है किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है? तो यह है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि वह द्वीप
जिस पे चार्ल्स डार्विन ने फीचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो साथियों ये आपको किया था क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फीचिस व जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो साथियों वह द्वीप का नाम है गैलापागोस द्वीप। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर देखिए, कह रहा है क्या चीज कि वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है। तो साथियों वास्तविक और उल्टा जो प्रतिबिंब बनाता है हमेशा अवतल दर्पण। कौन बनाता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा जल्दी जल्दी थोड़ा कर देते हैं, है ना। चलिएगा, कह रहा है कि कांच बनाने वाला, ये सब फैक्चुअल डेटा है तो जल्दी जल्दी ही करेंगे, है ना। कह रहा है कि कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन है। तो साथियों मुख्य घटक है सिलिका। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है साथियों कैमूर का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फैक्चुअल डेटा है। कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो साथियों पोष शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है, यह निम्नलिखित में से किस जिले को सिंचता है। तो साथियों पश्चिमी चंपारण को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो मिथाइल एल्कोहल का है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, मिथाइल एल्कोहल का। तो साथियों CH3OH है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल का बहुत सारे अभ्यर्थी सही जवाब भी दिए हैं। कह रहा है कि किण्वन जब होता है तो किण्वन में कौन सी गैस निकलती है। तो साथियों किण्वन में जो गैस निकलती है वह निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सब फैक्चुअल डेटा है, फैक्चुअल डेटा है तो समय बहुत ज्यादा नहीं लेना है, ये सबको आपको रट लेना होगा, है ना। साइंस पढ़ाएंगे तो डिटेल पढ़ा देंगे, उसके बाद आप रटना और भी तेज कर दीजिएगा अपना। कह रहा है प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित किया गया। तो साथियों 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 67% अभ्यर्थी सही जवाब दिए हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको दुग्ध की शर्करा कहते हैं। तो साथियों लैक्टोज को कहते हैं, लैक्टोज को दुग्ध की शर्करा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। कह रहा है विश्व प्रसिद्ध जो लानोस घास स्थल है निम्नलिखित में से किस महाद्वीपों में स्थित है। तो साथियों दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। मिलान अर्थात 1857 के क्रांति के नेता और स्थान दिया हुआ, उनका क्षेत्र दिया हुआ है। तो साथियों वीर कुंवर सिंह का संबंध मेरठ से नहीं था, इनका संबंध जगदीशपुर से था। कहां से, जगदीशपुर से। तो यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी का रट लीजिएगा जो ऑप्शन में नाम है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, गलत कौन सा है ना। तो साथियों प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16/1946 ये सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8/9 नहीं है ना, 8 को हुआ था, तो ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी। तो न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 55 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो साथियों यहाँ पे नहीं सॉरी चलिए कह रहा है कि स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे हैं। तो किस प्रकार की तरंगे हैं साथियों, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अर्थात पानी में आप पत्थर फेंकेंगे तो किस प्रकार का तरंग दैर्घ्य उत्पन्न होगा, तो आगे पीछे जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ प्रगामी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है साथियों ऑप्शन नंबर सी, जो टैक्योमीटर है ये दबांतर को नहीं नापता है, बाकी का ये सही है। वायु की चाल को हम लोग नापते हैं एनीमोमीटर से, आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं और पायरोमीटर से उच्च तापमान को क्या करते हैं, नापते हैं। तो सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों मैं आप लोगों को फिर से कहता हूं, आप लोग बैच जरूर परचेज कीजिएगा, है ना। जीवन में आपके लिए 599 रुपया बहुत बड़ा चीज नहीं है। हम लोग अपने जीवन में पहली बार बैच भी बेचने का कार्य कर रहे हैं, और बैच हम लोग बेच रहे हैं तो उस पर काम भी कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अभ्यर्थी पैसा लेके फंस गया है ना, ऐसा नहीं है। वही अभ्यर्थी परेशान होंगे जो निगेटिव मानसिकता से जुड़े होंगे, है ना। मैं पहला दिन बैच स्टार्ट किया था, उसी दिन बोल दिया था कि आपके और हमारे बीच का दिल का रिश्ता है, अर्थात दिल से आप एक बार कनेक्ट होइए, है ना। आपको निश्चित ही कुछ दे करके जाएंगे, इतना बस आप लोग याद रखिएगा। और देने का तात्पर्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देना हम लोगों का क्या है, टारगेट है। आप 10% मेहनत करेंगे साथियों तो इसको हम लोग 100% में कन्वर्ट करने का जज्बा रखते हैं। अर्थात आप थोड़ा सा, आप एक कदम चलिए, उसको हम लोग मंजिल तक पहुंचा देंगे, है ना। लेकिन आपको चलना होगा, साथ में आपको भी चलना होगा, है ना। बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या सीडीए सिर्फ डाउनलोड कर लेना है। सीडीए जैसे ही सीडीए डाउनलोड करेंगे आ जाएगा, है ना। ये डाउनलोड करिएगा। पुराना वाला ऐप मेरा मत डाउनलोड करिएगा, ये बंद हो चुका है, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी, इसको नहीं करना है ना। ये इसको नहीं करना है, ठीक ना, ये मत कीजिएगा, ये बंद हो चुका है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर कौन प्रमुख थे? तो कौन निशाने पर प्रमुख रूप से थे? तो ये थे जमींदार, है ना। चलिएगा अब देखिए, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। निम्न कथनों में क्या कह रहा है, आइए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए बढ़ावा में उपबंध नहीं है, तो ये गलत है ना। ऐसा है, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन के लिए, है ना, जो राज्य है, राज्य प्रयास करेगा, इसका है ना। दूसरा कह रहा है भारत के संविधान में पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दूसरा वाला सही है, केवल 2 हो जाएगा। इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, ये वाला कथन सही है ना। चलिए 60 नंबर देखिए, 60 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया था? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। 60 तक क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है। अब ये जो 61 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका एनालिसिस कराएंगे आनंद सर, है ना। तो आप लोग आनंद सर का वीडियो अब आप देखिए, ठीक। फिर उसके बाद से हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। तो और ऑनलाइन पोर्टल ऑफ सीडी एकेडमी, जैसा कि आपने देखा कि अभी नरेंद्र सर ने जो जीके जीएस के 60 क्वेश्चन थे उसका एनालिसिस किया। अब इस मेगा टेस्ट सीरीज का जो दूसरा पोर्शन होगा ड्राइविंग से रिलेटेड, आज उसका एनालिसिस अब होगा, ठीक। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है वो 61 से शुरू हो रहा है। तो चलिए 1 बाई 1 हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा 61 की ओडोमीटर क्या होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि आपके जो गाड़ी होती है, गाड़ी में एक मीटर ऐसा होता है जो आपकी गाड़ी कितनी चली है वो बताता है ना, कि आज तक आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है। तो क्या बताता है कि आज तक चली गई दूरी को, या गाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी को बताता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक। अब देखिए, आप यदि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आदत होगी तो क्लास 6 के एनसीईआरटी में ये ओडोमीटर डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये भी बहुत कॉमन सेंस का सवाल है। जो बच्चे टूल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो पिलास, पेचकस, रिंच देखते हैं, तो उनके लिए सवाल बहुत आसान है कि एडजस्टेबल स्पेनर रिंच की नाप को किया जा सकता है। एडजस्टेबल मतलब उसका नाप घटा भी सकते हैं, उसका नाप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक। इस रिंच का ये फ़ायदा होता है। जो रिंच एडजस्टेबल नहीं होता है उसमें हम खोजते हैं 17 नंबर लेके आओ, 18 नंबर लेके आओ, 19 नंबर लेके आओ, बट इसमें क्या होता है, एक स्क्रू होता है, स्क्रू की मदद से हम इसके साइज़ को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, घटाया तथा बढ़ाया जा सकता है, ठीक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं। जब किसी सर्किट में लैंप आदि से विद्युत परिपथ पूरा ना हो तो वह किस प्रकार का सर्किट कहलाता है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए जो भी थोड़ा बहुत आप बैटरी जानते होंगे, ये मान लीजिए आपकी बैटरी है, ठीक। बैटरी का टर्मिनल है, हम सांकेतिक चिन्ह नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट बना दे रहे हैं, प्लस है माइनस है, ठीक। जब तक
ये एक बल्ब कनेक्टेड है आपका, है ना। आप बल्ब कनेक्ट करके लेके आ गए हम माइनस वाले में, तो जैसे ही हम माइनस वाले में कनेक्ट किए बल्ब क्या करेगा, जल जाएगा, जल जाएगा, ठीक। और यदि क्या करें, यदि हम इसी सर्किट को बीच से कहीं से ब्रेक कर दें, यहाँ से ब्रेक कर दें, है ना, काट दें, तो ये सर्किट क्या कहलाएगा, ये सर्किट ओपन सर्किट कहलाएगा, ओपन सर्किट कहलाएगा। मतलब इसमें करंट बहेगी ही नहीं, बिकॉज तार यहाँ से कटा हुआ है, तार यहाँ से कटा हुआ है, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किटेड, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना। सर्किट हमारा ओपन है इसलिए सर्किट काम नहीं कर रहा है ना, या सर्किट में करंट नहीं बह रही है, ठीक। चलिए, इग्निशन प्रणाली में बैटरी क्या काम करता है। इग्निशन प्रणाली में बैटरी हमारा काफ़ी लो टेंशन करंट देता है, लो टेंशन करंट देता है ना। हम देखते हैं, यदि आप पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल कर रहे थे तो हमने बताया था इग्निशन कॉइल होता है, इग्निशन कॉइल लगभग 12,000 वोल्टेज तैयार करता है ना। बैटरी उतना करंट दे नहीं पाता है, बैटरी काफ़ी लो टेंशन पे करंट देता है ना। और उसी करंट को 12,000 वोल्ट में कन्वर्ट करता है ले जाके। 12 वोल्ट की बैटरी होती है तो 12 वोल्ट पे करंट काफ़ी कम देगा, है ना। हमें इग्निशन के लिए चाहिए रहता है हाई करंट, है, तो इग्निशन सिस्टम में बैटरी लो टेंशन करंट देता है, ठीक। ये देखिए अल्टरनेटर के मुख्य भाग होते हैं। अल्टरनेटर क्या काम करता है आपकी गाड़ी में, आपको मालूम होगा, जो अल्टरनेटर होता है वो अल्टरनेटर बिजली पैदा करता है। जैसे ही हम उसको घुमाते हैं, है ना, या गाड़ी के पहिए के घूमने के साथ साथ जब अल्टरनेटर घूमता है तो वो बिजली पैदा करता है। वो बिजली हम वाहन में किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम उस बिजली से अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, वाहन की बैटरी को चार्ज करते हैं, ठीक। अल्टरनेटर, ठीक। अब उस अल्टरनेटर के दो भाग होते हैं, एक रोटर कॉइल होता है, एक स्टेटर कॉइल होता है ना। ये गोल गोल आप देखेंगे, एक ऐसे साफ्ट लगा होगा, साफ्ट पे आपकी बाइंडिंग होती है, साफ्ट पे आपकी बाइंडिंग होती है ना, कॉपर वायर की बाइंडिंग होती है, इसको बोलते हैं हम रोटर कॉइल। और एक गोल सा चेम्बर बना होगा, जिस चेम्बर में ये साफ्ट घूमेगा, यहाँ भी खांचे बने होंगे और ये गोल शेप में होगा, तो इसको बोलते हैं स्टेटर कॉइल, स्टेटर कॉइल। तो रोटर और स्टेटर दोनों होते हैं, ठीक, अल्टरनेटर में, ठीक, दोनों तरह की बाइंडिंग होती है। हाँ, चलिए, देखिए क्या है, बैटरी को अलग करते समय गाड़ियों में जब हम बैटरी खोलेंगे तो सबसे पहले कौन सा टर्मिनल खोलते हैं। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि बैटरी हम खोलते समय क्या करते हैं, हमेशा हम बैटरी का निगेटिव सिरा पहले खोलते हैं, है ना। निगेटिव सिरा खोल देंगे तो उससे हमारा बैटरी थोड़ा सेफ हो जाता है। कैसे सेफ हो जाता है, ये देखिए, जो भी गाड़ी की बॉडी होती है, मान लीजिए कार है ना, कार है, कार की बॉडी है ना, तो कार की बॉडी मान लीजिए बैटरी है, बैटरी का निगेटिव सिरा खुल गया, तो कार की बॉडी, बैटरी का निगेटिव सिरा, है ना, और कार की बॉडी यदि दोनों टच होते हैं तो आपस में कोई स्पार्किंग नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या होता है, ये कार की बॉडी ये ग्राउंड का काम करती है, ग्राउंड का काम करती है। यदि ये ग्राउंड आपके निगेटिव सिरे से अटैच्ड हो जाता है या किसी आपके रिंच से या टूल से अटैच हो जाता है तो कोई स्पार्किंग नहीं होगी, ठीक। यहीं पर यदि आपने पॉजिटिव सिरा खोल के पहले नंगा कर दिया, जैसे ये पॉजिटिव सिरा कहीं बॉडी से अटैच्ड हुआ या रिंच पिलास पेचकस से अटैच हुआ तो स्पार्किंग हो सकती है, ठीक। तो हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से, है ना, क्या होता है कि जो गाड़ी की बॉडी का वोल्टेज होता है और निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज होता है वो लगभग बराबर होते हैं। जब दो सेम वोल्टेज के टर्मिनल मिलेंगे आपस में तो उनके बीच कोई स्पार्किंग नहीं होगी, उनके बीच कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, है ना। करंट तब फ्लो होता है जब दो टर्मिनल के बीच वोल्टेज डिफरेंस होता है। मान लीजिए 2 वोल्ट पे होगा, 4 वोल्ट पे होगा, तब 2 से 4 की तरफ करंट बहेगा, ठीक। अब बैटरी का निगेटिव टर्मिनल 0 और गाड़ी की बॉडी भी 0, तो 0 0 क्या होगा, दोनों में कोई करंट बहेगा ही नहीं, दोनों सेम पोटेंशियल पे है। तो इसीलिए हमेशा बैटरी को अलग करते समय बैटरी का निगेटिव सिरा खोलते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है, आपके जीवन में भी ये ज्ञान काम आएगा। हाँ, फ्लैश यूनिट में किस प्रकार का वायर प्रयोग किया जाता है। तो फ्लैश यूनिट आप देखते हैं कि जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। तो एक बार करंट गया, करंट आया, करंट गया, करंट आया, है ना। तो इससे क्या होता है कि सर्किट के जलने का खतरा रहता है,
है ना, या बल्ब के जलने का खतरा रहता है। तो इस केस में जहाँ भी हम करंट को एक निश्चित अंतराल बाद भेजते हैं और करंट थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में होता है, ज़्यादा वैल्यू में होता है, तो वहाँ हम फ्यूज वायर का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि हमारा डिवाइस ना खराब हो, है ना, डिवाइस ना खराब हो, जो खराब हो वो फ्यूज वायर खराब हो, ठीक, और डिवाइस हमारा बच जाए, ठीक। तो क्या होगा, फ्यूज वायर, ठीक ना। चलिए देखिए देखिए, अब हमने बताया था जो भी हमारे जो बैच जिन बच्चों ने लिया है कि पढ़ाई 3 तरीके से कंप्लीट होती है। एक होती है टीचर ने जो पढ़ाया है उस नोट से, दूसरी होती है आपके क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर, और तीसरा होता है किताब पढ़ के, ठीक। तो कंपटीशन के लिए यदि आपको कंप्लीट पढ़ाई करनी है तो इन तीनों का सहारा आपको लेना पड़ेगा। क्या होता है कि जो कंपटीशन की क्लास होती है बहुत कम समय होता है, तो उसमें बहुत सारी थ्योरी आप पढ़ा नहीं सकते, तो कुछ थ्योरी हम क्वेश्चन के माध्यम से भी कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, कार्बोरेटर हमने पढ़ाया है, बट हमने कार्बोरेटर सर्किट के बारे में नहीं बताया था, तो वो चीज़ आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। क्या होता है कि जितने भी तरह के फ्लो, एयर फ्लो चाहे पेट्रोल फ्लो के रास्ते होते हैं कार्बोरेटर के अंदर, उन सभी को मिला के हम कार्बोरेटर सर्किट कहते हैं। चाहे जिस रास्ते से पेट्रोल जा रहा हो जिसको जेट बोलते हैं, या जिस रास्ते से हवा जा रही हो जिसको वेंचुरी बोलते हैं, है ना, इन सभी रास्तों को मिला दिया जाए तो कार्बोरेटर सर्किट होता है। ऑप्शन नंबर जाएगा सी, ठीक। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। लुब्रिकेंट किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? तो इनमें से सभी के बनाए जाते हैं। कोयले से भी कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उससे भी बनाएंगे, जानवर के हड्डियों से भी बनता है, और वनस्पति से भी बनता है। ऑप्शन नंबर जाएगा डी, है ना। चलिए हम देखेंगे आगे, है ना, जो इंजेक्शन सिस्टम होता है डीजल इंजन में, है ना, तो आप देखेंगे डीजल इंजन में जो हम इग्निशन कराते हैं वो किस पे कराते हैं, वो हम काफ़ी उच्च दबाव पे कराते हैं। जब हवा संपीड़ित होती है तो संपीड़ित हवा में हम इग्निशन कराते हैं, ठीक। तो हवा का दाब, संपीड़न मतलब हवा का दाब पहले से ज़्यादा है ना, उस दबी हुई हवा के अंदर हमें डीजल स्प्रे करना है, तो पहले से दाब बहुत ज़्यादा है और फिर से हमें डीजल स्प्रे करना होगा तो वो उससे भी ज़्यादा दाब पे करना होगा। तो किस दाब पे हम करते हैं, वो 1500 से 2000 पाउंड प्रति वर्ग इंच पे करते हैं, ठीक है ना। इंच में दिया है क्योंकि पाउंड की बात कर रहा है। चलिए क्या होता है डीजल इंजन में अधिकतम एवं न्यूनतम इंजन की चाल नियमित रखने के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए हमने बताया था कि जो पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन में यदि आपका गाड़ी काफ़ी निम्न स्पीड से चल रही हो तो तेल कौन भेजने का काम करता था, कार्बोरेटर। उस समय न्यूनतम स्पीड से चल रही हो तो किस प्रकार का मिश्रण चाहिए, हमें पतला मिश्रण चाहिए था, और गाड़ी काफ़ी हाई स्पीड से चल रही हो तो मिश्रण हमें गाढ़ा चाहिए था, तो कार्बोरेटर उस मिश्रण को बनाने का काम करता था। इसी तरह जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में कौन काम करता है, वो गवर्नर। गवर्नर क्या होता है गवर्न करता है कि हाँ कितना डीजल भेजना है, कितना डीजल कब कम भेजना है, कब आपको ज़्यादा भेजना है, ठीक, डीजल इंजन में। 72 देखेंगे। 72 कह रहा है कि इंजन ऑयल की अधिकतम खपत का कारण है। तो इंजन ऑयल की खपत का कारण क्या है, जब ऑयल सील लीक कर जाए या ऑयल सील आपका खराब हो जाए। दूसरा, जब अंदर के बेरिंग घिस जाती हैं तो बेरिंग के घिसने से भी घर्षण बहुत ज़्यादा पैदा होता है। डीजल के होने इंजन ऑयल के होने के बाद भी वो गर्म होते हैं, गर्म होने से आपके इंजन ऑयल जलेंगे। और दूसरा, जब वॉल्व गाइड घिस जाता है तब भी आपका इंजन ऑयल घिसता है, ठीक। तो इसमें से क्या हो गया, उपयुक्त सभी, इंजन ऑयल खत्म होता है, ठीक। ये इंजन में पढ़ाया है हमने, पढ़ाएंगे भी जब लुब्रिकेशन पढ़ाएंगे तो, ठीक। पार्किंग स्थल और विराम स्थल मोटरयान अधिनियम के किस अध्याय से संबंधित है, ठीक है ना। तो पार्किंग स्थल और विराम स्थल, ठीक है ना, मोटरयान अधिनियम। तो देखिए ये यातायात नियंत्रण का कानून है, और यातायात जो नियंत्रण है वो हमारे जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के 8वें अध्याय में है। आज ही हमने यूट्यूब पे भी पढ़ाया है और ये चीज़ हमने एप्लीकेशन पे भी पढ़ाया था, तो 8वां अध्याय हो गया, ठीक। चलिए फिर से देखिए, यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस अध्याय से है, तो ये भी यातायात नियंत्रण से हो गया। तो जो भी यातायात नियंत्रण से जुड़े हुए चिन्ह हैं वो सारे के सारे 8वें अध्याय से हैं, 8वां अध्याय से। चलिए आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल,
क्वेश्चन नंबर 75 पूछ रहा है कि चालक को किस तरफ गाड़ी चलानी चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन देखेंगे कि चालक को, अब ऑप्शन देखेंगे, ठीक ना, ऐसा नहीं कि दाईं और बाईं ओर। ठीक, देखिए ये क्या कह रहा है कि आपात स्थिति में विपरीत दिशा में तो गाड़ी कभी नहीं चलाइए। ठीक, केवल साइन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट दिशा में, जिधर रोड पे साइन दिया हो कि भाई इधर घूमना है, ऐसे घूमना है, तो उस दिशा में चलाते हैं, तो उस केस में आप काफ़ी सेफ होंगे। ठीक है ना, चलिए हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया। ठीक, चलिए सावधान रहने के लिए चिन्ह किस अनुसूची से संबंधित है? तो हमने बोला था कि जो भी यातायात से जुड़े हुए चिन्ह है वो पहली अनुसूची में है। ठीक, दूसरी अनुसूची को 2019 के संविधान संशोधन में, यातायात या मोटरयान संविधान संशोधन अधिनियम में हटा दिया गया है दूसरी अनुसूची को। ठीक, अब पहली अनुसूची केवल है। अब अभी पहली अनुसूची में हमारे यहाँ यातायात संकेतों के बारे में बात किया गया है, तो ये जो सावधान रहने के संकेत हैं वो पहली अनुसूची में है। ठीक, क्या है देखिए, जिसमें ड्राइवर को गियर बदलने के लिए नहीं झुकना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? देखिए कुछ जो आजकल नई गाड़ियां आ रही हैं उन गाड़ियों में ऑटोमेटिक गियर सिस्टम आ रहा है ना, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। उस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। उसमें गियर अपने आप चेंज हो जाता है, ना हमें क्लच दबाने की जरूरत पड़ती है, ना ही हमें गियर दबाने की जरूरत पड़ती है। फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ रही हैं, है ना। तो जो फुल्ली ऑटोमेटिक है, वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम क्या है? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक ना, जिसमें ऑटोमेटिक गियर चेंज हो जाता है। तो क्या है? ऑटोमेटिक गियर सिस्टम भी उसको हम बोलते हैं, लेकिन उसका अप्रोप्रिएट नाम होगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, है ना। गियर हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम का काम वो है, भाग है। देखिए, नई मोटर गाड़ियों की तीसरी बड़ी विशेषता है, क्या है? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आप गाड़ी चलाते हैं, हमारे यहाँ दाहिने तरफ स्टीयरिंग व्हील होता है, तो यदि गाड़ी क्या है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अपना दाहिना हाथ ऐसे निकाला है, तो इसका मतलब अपनी गाड़ी स्लो करना चाह रहा है, गाड़ी स्लो डाउन करना चाह रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जाएगा बी। चलिए आगे चलेंगे। जब आपको किसी गाड़ी को पास करना हो तो आप किस ओर से पास करेंगे? तो हमेशा जब भी किसी गाड़ी को पास करना हो या ओवरटेक करना हो तो आप दाहिने साइड से करेंगे, दाईं ओर से करेंगे। ऑप्शन नंबर जाएगा बी, है ना। पैदल चलने वालों के लिए कौन सा है? बिल्कुल बाईं ओर है, आप हमेशा बाईं ओर से चलेंगे, बाईं ओर से चलेंगे, ठीक। चलिए जलते बुझते नारंगी रंग के सिग्नल के समय क्या करना चाहिए? नारंगी का सिंपल मतलब है कि पीला और लाल जब एक साथ जलते बुझते हो तो क्या करना चाहिए? गति धीमी करके सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। गति धीमी कर लो, सावधानी पूर्वक आगे बढ़ो, है ना, ठीक। ये क्या कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा तीसरे पक्ष के जोखिम के खिलाफ बीमा की आवश्यकता से संबंधित है? तो धारा है 146। और कौन सा अध्याय है? तो क्लास लिया जा चुका है, वो अध्याय 11 है ना, अध्याय 11, जो कि तीसरे पक्ष की बीमा के बारे में बताता है। अध्याय 12 किस लिए है? अध्याय 12 आपका दावा न्यायाधिकरण के बारे में है, कि वो जो दावा न्यायाधिकरण स्थापित होगा वो न्यायालय में, उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, है ना, और वो किस किस मामलों में आपका निर्णय दे सकते हैं। 12वीं में है। 13वीं में है दंड प्रतिक्रिया, माने दंड प्रक्रिया, वो कैसे दंड देंगे। 14वां मिसलेनियस अध्याय है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, पढ़ाया गया है। चलिए बहुत अच्छा सवाल आ गया 84। बहुत सारे बच्चे इसको पूछते हैं कि BS6 उत्सर्जन मानदंड किस वर्ष लागू हुआ? तो 2020 में हुआ। आप देखेंगे 2020 के बाद से कंपनियों के लिए कंपल्शन हो गया कि वो BS6 आधारित गाड़ियां बनाएंगी, है ना। यानी कि BS6 का मतलब क्या हो गया कि जो भी गाड़ियां बनेंगी उनके डिजाइन में ध्यान रखना है कि पॉल्यूशन मिनिमम से मिनिमम निकले। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो पेट्रोल इंजन थे, पेट्रोल इंजन से कार्बोरेटर को हटा दिया गया, है ना, उससे उसके जगह पे कंप्यूटर बेस्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक। क्या है? परिवहन लाइसेंस जारी करने या नवीन करने की तिथि से कितने वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है? तो 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए वैध होता है
है ना, ये मोटर वाहन अधिनियम का हिस्सा है। ठीक। भारत एक कैसा देश है? तो भारत में हमारे गाड़ियों में जो स्टीयरिंग व्हील मिलता है किधर मिलता है? दाहिने तरफ मिलता है। बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। हाँ, क्या है? एक दुर्घटना में जिसमें मोटर वाहन की पहचान न हो पाई हो, उस दुर्घटना को कहा जाएगा। तो मान लीजिए आप गाड़ी है, आपकी गाड़ी, आप किसी को ठोक दिए और आप भाग गए, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको कोई पहचान नहीं पाएगा है। यदि वहाँ पुलिस आएगी दुर्घटना स्थल पे तो आप वहाँ चले गए हैं, ना कोई साक्ष्य है ना कोई कैमरा है, ठीक। तो ये जो मामला आएगा हिट एंड रन का मामला आएगा, ठोकना और ठोकर मार के भाग जाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिट एंड रन का केस होगा, ठीक। ठोकर मारना और भाग जाना, ठीक है ना। सड़क पर हरे रंग की बत्ती किस बात का घोतक है? बहुत आसान है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ग्रीन कलर, ठीक। यातायात संकेतों को कितनों भागों में बांटा गया है? ऑब्वियस सी बात है, यातायात संकेतों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक क्या है? एक सूचनात्मक है ना, सूचनात्मक है ना। दूसरा क्या है? आदेशात्मक है ना। और एक चेतावनी वाले हैं, चेतावनी या सचेतात्मक, ये किस में होते हैं? ये वर्गाकार में होते हैं। आदेशात्मक आपके गोले में होते हैं, ये ट्रायंगल में होते हैं, है ना। ये त्रिकोण में होते हैं, सचेतात्मक, आदेशात्मक वृत्त में होते हैं, सूचनात्मक आपके आयत में होते हैं। चलिए आगे आइए, क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कोई दुर्घटना हो जाने पे किसी व्यक्ति को चोट पहुंचने पर ड्राइवर के कर्तव्यों, है ना, हाँ, ड्राइवर के कर्तव्यों पर विवरण मोटर एक्ट की किस धारा के अंतर्गत निरूपित है? तो चलिए इसका जवाब देंगे आप बच्चे जवाब दीजिए इसका, है ना। देख लेते हैं, थोड़ा कमेंट देखते हैं आपका क्या स्थिति है। जल्दी जवाब लिखिए कमेंट में क्या है। बोलिए क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बी, मोटर एक्ट की धारा 89, मोटर एक्ट की धारा 89, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए ये सवाल भी इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है कि यदि आप सड़क पे चल रहे हो और कोई फौजी दस्ता मार्च कर रहा हो या पुलिस का दस्ता मार्च कर रहा हो या पुलिस की टोली कोई मार्च करते हुए जा रही हो, है ना, तो आप उसके बगल से गाड़ी निकालेंगे तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए, 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए, ठीक। 92 क्या कह रहा है? 92 देखेंगे कि उतराई में गाड़ी पार्किंग करते समय हैंड ब्रेक के अलावा गियर को किस हालत में रखना चाहिए? तो रिवर्स गियर लगा देना चाहिए, हैंड ब्रेक भी लगा दो और रिवर्स गियर भी लगा दो। सॉरी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वाहनों का वर्गीकरण किसके अनुसार किया जाता है? तो हम जानते हैं कि वाहनों का वर्गीकरण वजन के आधार पर करते हैं कि कितना वेट है, उसमें हम लाइट मोटर व्हीकल, मीडियम वेट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल, ये तीनों का वर्गीकरण है। तो वाहन का कुल भार के आधार पे हम करते हैं, ठीक है ना। चलिए, हाँ, आपको आदेश देने वाले चिन्हों को मानना चाहिए। ये ज़्यादातर आदेश वाले कैसे होते हैं? हाँ, लाल नीले वृत्त में होते हैं, लाल नीले वृत्ताकार होते हैं, ठीक। चलेंगे आगे, है ना। हाँ, गाड़ी चलाते वक्त अचानक ब्रेक खराब हो गया हो तो आप क्या करेंगे? आप गियर हमेशा कम करने की कोशिश करेंगे, आप गियर को कम करेंगे। आप देखेंगे जैसे गियर कम करते हैं गाड़ी धीरे धीरे स्लो होने लगती है, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल, चलिए, ये जो यातायात का चिन्ह है क्या है? ये दर्शा रहा है आपको रास्ता देने के लिए, है ना। जहां भी ये देखेंगे तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे हमें रास्ता देना है, ठीक ना। चलिए,
ये जो चिन्ह है वो क्या दर्शा रहा है ना, तो समझ जाएंगे ये चिन्ह किस में है। ये चिन्ह आयताकार में है, तो आयताकार क्या देता है, सूचना देता है। और क्या दे रहा है कि फोन बूथ आपका 1 किलोमीटर के आगे है, 1 किलोमीटर दूरी पे है, तो सूचनात्मक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक आपका आदेशात्मक गोला बना दिया है रेड में, और उस गोले में क्या कर दिया, 5T लिख दिया है। मतलब कि ये गाड़ी का वजन लिख दिया गया है कि जो भी गाड़ियाँ आएंगी वो 5 टन तक की गाड़ियाँ आएंगी, इससे ज़्यादा वजन की गाड़ियाँ नहीं आएंगी। तो क्या कह रहा है, गाड़ी वाहन का कुल भार बता रहा है, ठीक है ना, भार की सीमा बता रहा है कि इतनी ही वजन की गाड़ियाँ आएंगी। चलिए बहुत अच्छा ये सवाल मुझे लगा। बहुत सारे बच्चे इसका जवाब गलत भी देंगे। देखिए क्या है, देखिए 120 का मतलब है कि ये आपका अधिकतम स्पीड बता रहा है, अधिकतम स्पीड बता रहा है। आप जब रोड पे चलेंगे तो 120 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, 120 तक चल सकते हैं, 100 तक भी चल सकते हैं, 40 तक भी चल सकते हैं, 60 तक भी चल सकते हैं आप, ठीक। तो 120 का मतलब ये है, 120 के ऊपर आप नहीं जाएंगे, 130 नहीं जाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन पढ़ेंगे आप 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं, ये भी सही है। आप 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं, ये भी सही है। आप 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बट कुछ बच्चे जल्दीबाजी में मार के आ जाएंगे, सी वाला मार के आ जाएंगे, ठीक है ना। 120 दिखा तो 120 मार के आ जाएंगे, नहीं, केवल 120 नहीं है, वो 120 अधिकतम दिखा रहा है, उसके नीचे भी आप यात्रा कर सकते हैं, उसके नीचे वाली स्पीड पे भी आप यात्रा कर सकते हैं। चलिए ये साइन क्या दिखा रहा है आपको, है ना, यह रोड चिन्ह क्या सूचित कर रहा है ना, कि पैदल क्रॉसिंग है, पैदल क्रॉसिंग है ना, पैदल क्रॉसिंग है, ठीक है ना, पैदल क्रॉसिंग है। ऐसा रोड को क्रॉस करने के लिए पैदल क्रॉसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। ये मेगा टेस्ट का सेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करिएगा, आपकी रैंकिंग भी जारी कर दी जाएगी। सो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए टेस्ट का, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट में आप कोशिश करिए कि मेगा टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करें, ठीक। और जिनको बैच लेना है, हमारा बैच का अभी भी परचेज खुला हुआ है, दे कैन बाई द बैच इन 599, 599 में हमारा जो बैच है, जिसमें आपको यातायात तथा जीके जीएस के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, और उसके साथ 100 आपको टेस्ट भी देने के पूरे टारगेट हैं। तो चलिएगा साथियों, आज के टेस्ट का हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं, क्या कट ऑफ रहा है, क्या आंकड़ा रहा है। साथियों ये आपका जो अभ्यर्थी 7 बजे तक टेस्ट दिए हैं, है ना, उन सभी अभ्यर्थियों का 6 या 7 बजे तक टेस्ट दिए हैं, उनका ये कट ऑफ का आंकड़ा है। जिन अभ्यर्थियों का इस पीडीएफ में नाम नहीं होगा, इस पीडीएफ में नाम नहीं होगा, तो आपको घबराना नहीं है। आप अपना मार्क्स जानते होंगे, आपका कितना मार्क्स है, आप व्यू स्कोर कर लीजिएगा, है ना। आप देखे ही होंगे कि आपका कितना मार्क्स आया होगा, जितना मार्क्स आया है उतना मार्क्स आप लगा करके अपना रैंक समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का, है ना, 75 मार्क्स है, कितना मार्क्स है, 75 मार्क्स, और उसका नाम पीडीएफ में नहीं है, तो वह अपना रैंक डिसाइड कर लेगा कि निश्चित ही हम 8 नंबर पे होंगे। कहाँ पे होंगे, 8 नंबर पे होंगे। तो जिनका नाम नहीं है आपको घबराना नहीं है, व्यू स्कोर पता चल गया है, रैंक आप ऑटोमेटिक मिला लीजिएगा। ऐसे सबका नाम है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। यह पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आप लोग लिस्ट में अपना नाम क्या करिएगा, खोज लीजिएगा, आ जाइएगा। सबसे पहला नंबर चीज इस चार्ट में है क्या, ये समझना जरूरी है। तो साथियों इधर हम लिए हुए हैं अभ्यर्थियों का कितने मार्क्स उठाए हैं, इसका ब्यौरा है। मैक्सिमम इस सेट में 81 मार्क्स उठाने वाले अभ्यर्थी हैं, उसके बाद से 80, उसके बाद से 79, 77, है ना। अर्थात आप देखेंगे 70 के ऊपर मात्र 16 अभ्यर्थी हैं, है ना। 1922 अभ्यर्थियों का आंकड़ा है, इसमें मात्र आप देखेंगे 16 अभ्यर्थी ही 70 के ऊपर लेकर के आए हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि 60 के ऊपर कितने मार्क्स, कितने अभ्यर्थी लेकर के आए हैं, तो उसका भी ब्यौरा यहाँ पे है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 60 कहाँ तक आ रहा है ना। 60 के ऊपर देख लीजिए, 60 के ऊपर 122 अभ्यर्थी हैं, कितने, 122 अभ्यर्थी, अर्थात 1922 अभ्यर्थी दिए हैं, 1922 अभ्यर्थी दिए हैं, जिसमें से 122 60 के ऊपर हैं। अर्थात 1800 अभ्यर्थी ऐसे हैं ना जो 60 के नीचे हैं, है ना।
अर्थात साथियों आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार से पेपर आ रहा है ना, तो 60 नंबर भी जो लेके आ रहा है उसका रिजल्ट 101% बन जाएगा, 100% रिजल्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अर्थात कट ऑफ 60 के नीचे रहेगा, 60 के नीचे रहेगा। यह 1922 अभ्यर्थियों का आंकड़ा कम नहीं होता है, कट ऑफ के लिए बहुत ही ज्यादा होता है। अब आ जाइएगा यहाँ पे किस कैटेगरी से कितने अभ्यर्थी टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं देखिएगा। तो साथियों बीसी कैटेगरी से 682, यूआर से 153, ईडब्ल्यूएस से 217, ईबीसी से 583, एससी से 304 और एसटी से 18 अभ्यर्थी टेस्ट दिए हैं, है ना। यहाँ पे देखिए लास्ट 6 बजे तक का, 6:18 तक का आंकड़ा यहाँ पे शामिल है ना। अब देखिएगा यहाँ पे कितने अभ्यर्थी कितने मार्क्स उठाए हैं ये ब्यौरा यहाँ पे है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये एक्चुअल में कट ऑफ का ब्यौरा है, एक्चुअल में कट ऑफ का क्या है, ब्यौरा है। 60 से 70 के बीच में 144 अभ्यर्थी उठाए हैं और 70 से 80 के बीच में 13 अभ्यर्थी उठाए हैं और 80 से 90 के बीच में 3 अभ्यर्थी उठाए हैं। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 16। लगभग आप देखेंगे साथियों 160 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 60 मार्क्स से पूरा 100 तक है, ठीक। इसके अलावा आप देखिए 50 से 60 के बीच में 567 है और 40 से 50 के बीच में कितना है, 724 है। 50 के ऊपर वाला का रिजल्ट कंफर्म है। अगर ऐसा पेपर आ रहा है तो किसी भी कैटेगरी से उसका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है, इसका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है। अब ये जो 30 से 40 के बीच में है इसको थोड़ा सा, और 40 से 50 के बीच में है, 40 से 50 के बीच में अभ्यर्थियों का संख्या अच्छा खासा है ना। अगर पेपर का लेवल आ रहा है इस प्रकार से तो ये 40 से 50 वाला का भी इसमें से कुछ का रिजल्ट होगा, है ना। कुछ लोगों का ही रिजल्ट नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों का रिजल्ट 100% होगा। 50 के ऊपर जो भी लेके आए हैं वो फुली सेफ है, उनका रिजल्ट बन रहा है, आप समझ जाइए, वर्दी सिलवा के रख भी सकते हैं। 40 से 50 के बीच में जो है, खास करके जो 45 के ऊपर है ये भी सेफ है, इन लोगों का बनेगा। 40 से 45 के बीच में जो भी भाई मेरे अभ्यर्थी है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। कहाँ पे कमी रह रहा है ये भी आप लोग बताने का कार्य करिएगा, हम दूर कर देंगे, लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए, समय निकालिए, बहुमूल्य 1 से 2 घंटा प्रतिदिन निकालिए, आप लोग टेस्ट दीजिए, क्लास करिए, है ना। चलिएगा यहां पे आप देख लीजिए मेल का कट ऑफ है, यहां पे मेल अभ्यर्थी का, ये ऊपर वाला ओवरऑल कट ऑफ था, ये मेल है ना, तो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। 37 महिला अभ्यर्थी भी टेस्ट देने का कार्य की है, 37 महिला अभ्यर्थी। किस जिला से, यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप लोग देख लीजिएगा। एक अभ्यर्थी बोल रहे थे सर कैटेगरी वाइज कट ऑफ दे दीजिएगा, है ना, तो कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ बना दिए है। एक आपको समझा देते हैं साथियों, ईडब्ल्यूएस के 210 अभ्यर्थी टेस्ट दिए हैं, तो आप देख लीजिए सबसे ज्यादा अभ्यर्थी 40 से 50 के बीच में है ना, इसके ऊपर अर्थात 40 के ऊपर तक जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं इन लोगों का रिजल्ट बन जाएगा, 100% बन जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना होगा। 50 से 60 वालों, 50 से ऊपर जिनका है उनका कंफर्म बनेगा, उनका कंफर्म रिजल्ट बनेगा। 40 से 50 वालों को मेहनत ज़्यादा करना है। इसी प्रकार से आप लगा लीजिएगा, है ना। जो ईडब्ल्यूएस है, सॉरी ये ईडब्ल्यूएस का था, उसी प्रकार से एससी कैटेगरी का लगा लीजिएगा। एससी कैटेगरी का 40 तक जा रहा है, 40 भाई मेरे जो भी चालक सिपाही के अभ्यर्थी हैं और एससी कैटेगरी से है, 40 नंबर आपका आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है आपका, तो रिजल्ट 100% बन रहा है। क्योंकि आप लोग देख लीजिए आपका संख्या 40 नंबर पे भी क्या है, अच्छा खासा है। 40 के ऊपर वाला का तो 101% क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। हो सके तो आप लोग वर्दी भी सिलवा लीजिएगा। उसी प्रकार से जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी का आंकड़ा आप लोग देख लीजिए, ये भी 40 के ऊपर वाले सब सेव है। सभी कैटेगरी का यहाँ पे ईबीसी बीसी का सब है, दिया हुआ है, आप लोग कट ऑफ देख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं किस जिला से कितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं। साथियों आपको बता दूं कि आज भोजपुर जिला जो है, भोजपुर जिला छूट गया था, है ना। भोजपुर जिला का नाम नहीं था, शायद बेगूसराय का भी नहीं था, है ना, तो वो सब आपको घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टेस्ट में आप देख लीजिए मुजफ्फरपुर से 33 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं, अदर स्टेट से 91 अभ्यर्थी। साथियों बिहार पुलिस चालक सिपाही के भर्ती में अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी अच्छा खासा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अर्थात ये भी कंपटीशन देने का कार्य करेंगे। अभी हम लोगों के टेस्ट में 91 अभ्यर्थी दिए हैं, अर्थात ये संख्या अच्छा खासा है। 1922 में यहाँ पे लगभग 91 अभ्यर्थी दिए हैं, तो संख्या अच्छा खासा कहा जाएगा, है ना। इसके अलावा नवादा, सीवान, शेखपुरा, वेस्ट चंपारण, गया जी, जहानाबाद, दरभंगा, औरंगाबाद, बक्सर, पटना, लखीसराय, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, अरवल, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, जमुई, कैमूर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, मधेपुरा, कटिहार, शिवहर, भोजपुर, सभी जगह से अभ्यर्थी टेस्ट देने का कार्य किए हैं। ये सारा का सारा आंकड़ा है ना। तो साथियों हम लोग जो कार्य करते हैं 100% जेन्युइन कार्य करते हैं, और इस प्रकार से साथियों कोई काम नहीं करता है, आपको कोई आपके लिए इतना मेहनत नहीं करेगा। तो आपका काम क्या है, अगला संडे में भाग लेना है। अगर प्रतिदिन टेस्ट देना चाहते हैं तो 299 का बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। फुल बैच लेना चाहते हैं तो 599 का बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है, CDA।
एप्लीकेशन का नाम क्या है, CDA, है ना। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।